नमस्कार साथियों, मैं विज्ञान शिक्षक आर.एस. चौहान मॉनिटर एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मॉनिटर एकेडमी की तरफ से आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। मित्रों, हमारा एक टॉपिक पहले साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान कंप्लीट हो गया था और हमने जो टॉपिक शुरू किया था ऊतक या टिश्यू, उसका अपन ने जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लिया था। ऊतक की परिभाषा, डेफिनेशन किसने दी, ऊतक शब्द किसने दिया, इनके बारे में अपन पढ़ चुके थे। ऊतकों का वर्गीकरण के बारे में अपन एक तालिका बनाई थी। उस तालिका के बारे में अपन ने केवल और केवल प्लांट टिश्यू पादप ऊतक का किया था। जंतु ऊतक का अपन तालिका अलग से बनाएंगे, वो बड़ी तालिका बनेगी। लेकिन मैंने आपको 3-4 जो बताए थे, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, इनके बारे में मैंने आपको अलग से बताया था। ठीक है, उनका अपन अलग से वर्गीकरण करेंगे, वो टॉपिक ही अलग है। जंतु ऊतक और पादप ऊतक का 2 भागों में इसको पढ़ा रहे हैं। तो अपन जब अपना चल रहा है वो चल रहा है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। तो अपन प्लांट टिश्यू में कहाँ चल रहे थे, आइए देखिए। मैंने आपको ये जो बताया था, ये बताया था कि ऊतक शब्द सबसे पहले गिरु ने दिया था। उसके पश्चात में ऊतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग बाइकाट, इसको बोलते हैं बिचट, या कई जगह बोलते हैं बाइकाट ने दिया था। औतिकी की स्थापना मैंने बताया था आपको, या औतिकी का अध्ययन किसने किया था, मार्सेलो मेलपिगे ने किया था। विभजोतक में आपको बता चुका था, विभजोतक शब्द नागेली ने दिया था। और ये विभजोतक शब्द जो ऊतक हैं, इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और विभजोतक ऊतक जो मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, कहाँ पाए जाएंगे, शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। पादप मूल की स्तंभ और शाखाओं के शीर्ष भाग पर स्थित होते हैं। ये कहाँ स्थित होते हैं, शीर्ष भाग पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट अपन इसके बाद चलते हैं, यहाँ तक अपन करा चुके थे। इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता मैं आपको बता चुका था, पाई जाती है। ये पादप के वृद्धि बिंदु कहलाते हैं। अब इनके अंदर पादप की वृद्धि होती है, चाहे वो वृद्धि मोटाई में हो चाहे लंबाई के अंदर हो। ठीक है, पादप की वृद्धि होती है, तो इन्हें हमने क्या नाम दे दिया, वृद्धि बिंदु। क्या नाम दे दिया, ग्रोथ पॉइंट, वृद्धि बिंदु। विभजोतक का वर्गीकरण अपन ने आपको बता चुके पहले ही। विभजोतक का वर्गीकरण हमने आपको बता दिया था पहले ही। अब देख लीजिए दोबारा। उद्गम एवं विकास के आधार पर, अर्थात ओरिजिन एंड इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके आधार पर ये मैंने बताया था पहले कि विभजोतक, प्राक विभजोतक, प्राक सबसे पहले, प्रो सबसे पहले मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि मैंने आपको कोशिका पढ़ाई थी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यहां बात आएगी प्रो की। ये आदिम कोशिकाएं थी, आदिम संरचनाएं थी, जिनका विकास बहुत कम हुआ था। ये वेल डेवलप्ड थी, विभिन्न विकास अधिक विकसित। तो यहां देखिए, यहां भी प्रो आ रहा है पहले, यहां भी प्रो आ रहा है। इसका मतलब पादप काय में सबसे पहले बनने वाले विभजोतक है ये। क्वेश्चन क्या आएगा कि पादप ऊतकों में सबसे पहले बनने वाला ऊतक कौन सा है, प्रोमेरिस्टेम, प्राक विभजोतक। प्रोमेरिस्टेम, प्राक विभजोतक सबसे पहले बनने वाला है। और जो आप जानते हैं सबसे पहले बन जाएगा तरुणावस्था के अंदर। पौधा जब छोटा होता है तरुणावस्था में, तो क्या बोलते हैं, भ्रूणीय अवस्था। तरुणावस्था में बन जाएगा, ये भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है। यह पादप में भ्रूणीय अवस्था में ही परिवर्धित होता है। यानी कि पादप की भ्रूणीय स्टेज के अंदर ही बन जाएगा और सबसे पहले ये बनता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है प्राथमिक विभजोतक, प्राइमरी मेरिस्टेम। इसके द्वारा इसमें क्वेश्चन सिर्फ एक बनेगा, वहां क्वेश्चन एक बना था कि सबसे पहले कौन से ऊतकों की उत्पत्ति हुई,
प्रोमेरिस्टेम, प्राक विभजोतक। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, द्वितीयक वृद्धि में सहायक कौन सा उत्तक है, द्वितीयक वृद्धि में सहायक कौन सा उत्तक है, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राथमिक विभजोतक। इसके द्वारा क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। यह जड़ों, स्तंभों और शाखाओं, बातें तीन आएगी, तीनों जगह पाया जाएगा। यह जड़ों, स्तंभों व शाखाओं के शीर्ष या आद्य पर्णों, आद्य पर्णों, पर्णों के अगल बगल में पत्तियां होती हैं, आद्य पर्णों में पाया जाता है, आद्य पर्णों में पाया जाता है। अब आएगा नंबर 3, द्वितीयक विभजोतक, सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये आएगा द्विबीजपत्री है ये भाई, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री पादपों की मूल की ऐदा, कैम्बियम, ऐदा याद कर लो, चाहे एक बात, कैम्बियम में पाया जाता है। यह घावों के भरने में काम आता है। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन 2 तो वहां बन गया था और क्वेश्चन 1 पहले बन गया था। यहां तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि घावों को भरने के लिए, घावों को भरने के लिए, घावों को भरने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, द्वितीयक विभजोतक। कौन सा है, द्वितीयक विभजोतक है घावों को भरने के लिए। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। अपन आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि अब वर्गीकरण अपना कंप्लीट हो चुका है। एक वर्गीकरण हो चुका है, पहला विकास और वृद्धि के आधार पर, दूसरा अपना आएगा सेकंड वाला कार्य के आधार पर, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, फंक्शन के आधार पर उत्तक के प्रकार बताएंगे अपन कार्य के आधार पर। ठीक है, बेसिस ऑन द फंक्शन, बेसिस ऑन द फंक्शन। पहला है भरण विभजोतक, ग्राउंड मेरिस्टेम, भरण विभजोतक। ठीक है, ये पाया जाएगा। आप तो इंग्लिश वर्जन ज्यादा याद रखना है। पित्त के अंदर वलकुट सेल, वलकुट को वलकुट सेल ही लिखेंगे। ठीक है, पैरम्ब, एंडोडर्मिस और अपनी डर्मिस होती है, डर्मिस और एंडोडर्मिस, वह हाइपोडर्मिस का निर्माण होता है किसके द्वारा, भ्रूणऊतक के द्वारा। मज्जा पित्त होती है ना बीच के अंदर भाग, बीच वाला भाग पित्त, पित्त है ये मज्जा। वलकुट बाहरी भाग, पैरम्ब, एंडोडर्मिस वह हाइपोडर्मिस का निर्माण किससे होता है, भ्रूण विभजोतक से होता है, भ्रूण विभजोतक से होता है। ठीक है, ये दूसरा अपना है कार्य के आधार पर है, चल रहा है अपना ये अधित्वक या प्रोटोडर्म, अधित्वक या प्रोटोडर्म। जहां डर्म नाम आए, जहां डर्म नाम आए वहां त्वचा उससे देख लेना, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। जहां डर्म नाम आए वहां त्वचा आएगी। प्रोटो पहले बाह्य त्वचा का निर्माण करता है, ये कौन, प्रोटोडर्म, अधित्वक, अधित्वक किसका निर्माण करेगा, बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। कौन से वाला, ये कार्य का आधार पर। मैंने इसके कार्य बताए हैं, देखो कार्य का आधार पर ये अपन को बता रखा है, ये सारे सारे हैं कार्य के आधार पर। भ्रूण विभजोतक, इसमें मज्जा, पित्त, वलकुट, पैरम्ब, एंडोडर्मिस व हाइपोडर्मिस का निर्माण करेगा। कार्य इसका ये किसका, भ्रूण विभजोतक का। अधित्वक या प्रोटोडर्म का कार्य क्या है, बाह्य त्वचा का निर्माण करना, बाह्य त्वचा का निर्माण करना। ठीक है, और नंबर तीसरा ये जो कार्य का आधार पर बचा हुआ है यह है प्रोकैम्बियम या प्रैकैदा, प्रोकैम्बियम या प्रैकैदा। इनकी कोशिकाएं प्राथमिक संवहन ऊतकों का निर्माण करती है, संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो जटिल ऊतक में आते थे। मैं बताया था आपको जो जटिल ऊतक में आते थे, उस दिन मैंने आपको 60 लिख बताया था। जाइलम खनिज लवणों और पानी का पत्तियों तक पहुंचाना, जाइलम के द्वारा, पत्तियों द्वारा बना भोजन जड़ तक पहुंचना फ्लोएम के द्वारा। वैसे जाइलम लिखते हैं एक्स से, लेकिन ये अपनी ज्ञात करने की ट्रिक है, और फ्लोएम लिखते हैं पी से। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, ये शीर्ष में स्थित हैं कि मध्य में स्थित हैं कि जड़ों के पास स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं।
तो इनकी स्थिति लोकेशन के आधार पर इनके अपन प्रकार देखेंगे। किसके? विभुजोतक के। किसके? विभुजोतक के। तो ये अपना कार्य का आधार पर 3 प्रकार का था, कार्य कर लिया अपन ने, ठीक है। अब स्थिति के आधार पर शीर्षस्थ विभुजोतक, शीर्षस्थ विभुजोतक, ये गलत छपा हुआ है। शीर्षस्थ विभुजोतक कौन सा आएगा भैया? शीर्षस्थ विभुजोतक आएगा ये अपना आएगा, ये गलत छपा हुआ है। शीर्षस्थ विभुजोतक, शीर्षस्थ विभुजोतक, शीर्षक विभुजोतक। अब मालूम चल रहा है क्लियर ही शीर्ष में पाया जाएगा। शीर्षस्थ कहाँ पाया जाएगा? शीर्ष में पाया जाएगा। ये पादप के तना व मूल के शीर्ष पर स्थित होता है, ठीक है। तने के शीर्ष पर, मूल के शीर्ष पर, अंतिम एंड पॉइंट पर पाया जाएगा, ठीक है। और वृद्धि करेगा ये, अर्थात पादप के शीर्षस्थ भाग पर स्थित मिलेगा आपको ये। इसके द्वारा मैं बता चुका था लंबाई में वृद्धि होती है, केवल लंबाई में, ठीक है। लंबाई में मोटाई में वृद्धि कौन करता है? अपन आगे देख रहे हैं, लेकिन ये लोकेशन के आधार पर अपन देख रहे हैं, स्थिति के आधार पर। शीर्षस्थ विभुजोतक शीर्ष पर पाया जाएगा। अपन देखा होगा कि अपन कई बार गांव के अंदर किसान कपास के ऊपर के जो कच्ची कलियां होती है, जिसको अपन डोडी बोलते हैं, उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। उसको तोड़ने के बाद में वो क्या लंबाई में वृद्धि करेगा। तोड़ने के बाद में क्या होता है, उसकी लंबाई रुक जाएगी और नीचे नीचे फैल जाता है। वो जो कपास का जो पौधा है वो चारों तरफ फैल जाता है, मोटाई में वृद्धि होगी उसको तोड़ने के पश्चात। आप उसको नहीं तोड़ोगे तो लंबा बढ़ता रहेगा, ठीक। क्योंकि जो अपना शीर्ष विभुजोतक कहाँ पाया जाएगा? ऊपर शीर्ष में पाया जाएगा, ठीक है। किसके लिए जिम्मेदार है? ये लंबाई के लिए जिम्मेदार है, लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। कौन सा? शीर्षस्थ विभुजोतक, शीर्षस्थ विभुजोतक। दूसरा आएगा अपना पार्श्व, इसके नाम से पता चल रहा है पार्श्व, लेटरल, लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या करेगा? उसकी मोटाई में वृद्धि करेगा, तने की मोटाई में वृद्धि करेगा, पौधे की मोटाई में वृद्धि करेगा। तो पार्श्व विभुजोतक ये पादप के स्तंभ व मूल में पार्श्व में पाए जाते हैं। पार्श्व का आप जानते हो अर्थ, पार्श्व में मैं भी आपको उस दिन भी बताया था, उस दिन भी मैंने आपको बताया था। कि पार्श्व में कहाँ पाया जाएगा ये। मान लीजिए ये अपना प्लांट है, ये प्लांट की जड़ें हैं, ये तना है और ये प्लांट की जड़ें हैं और ये इसका शीर्ष भाग है और ये पत्तियां हैं सारी जो भी हैं, ठीक। अब देखिए, अब शीर्षस्थ विभुजोतक तो यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा शीर्षस्थ विभुजोतक, शीर्षस्थ विभुजोतक जो किसके लिए जिम्मेदार है? लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तने में, तने की मोटाई बढ़ती जाएगी, यहाँ से तने की मोटाई बढ़ेगी तो यहाँ जो विभुजोतक होगा वो होगा अपना पर डे पार्श्व विभुजोतक। कौन सा? पार्श्व विभुजोतक या पार्श्व विभुजोतक, एक ही बात है, पार्श्व विभुजोतक। ये क्या करेगा? तने की मोटाई में, तने की मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, तने की मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। वो तीसरा बताया था मैंने आपको कि उस शीर्षस्थ का ही भाग है जो लंबाई में वृद्धि करेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर पार्श्व विभुजोतक, पार्श्व विभुजोतक ये क्या करेगा? मोटाई में वृद्धि जिम्मेदार है। पादप स्तंभ व मूल, पादप स्तंभ व मूल की मोटाई, तने मूल की मोटाई में वृद्धि करता है, उसकी मोटाई में वृद्धि करेगा।
क्या करता है? तने और मूल की मोटाई वृद्धि के लिए जिम्मेदार है पार्श्व विभोजक। ठीक है, वो पहले बताया था मैंने आपको, शीर्ष विभोजक वो किस लिए जिम्मेदार हैं? वो लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण, जिम्नोस्पर्म व द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाने वाले संवहन एधा एवं कोरकैधा, संवहन एधा और कोरकैधा, कैम्बियम एधा को बोलते हैं, वो किसके एग्जाम्पल है? पार्श्व विभोजक के एग्जाम्पल है। यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट है, द्विबीजपत्री पादपों में जो संवहन एधा कोरकैधा पाए जाते हैं वो पार्श्व विभोजक हैं जो मोटाई के तने की मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। ये इनका एग्जाम्पल दे रखा है। अब अपना तीसरा बच गया अंतर्वेशी विभोजक। अंतर्वेशी विभोजक ये वो ऊतक हैं, ये वो ऊतक हैं जो साथी तो हैं शीर्षस्थ विभोजक के, किनके साथी हैं? शीर्षस्थ के, लेकिन ये कहीं दौड़ के अंदर पीछे रह गए, कहीं दौड़ के अंदर पीछे रह गए। इनका फंक्शन, इनकी नेचर तो समान है लेकिन कहीं दौड़ के लिए पीछे रह गए। इनका काम भी है लंबाई वृद्धि करना, लेकिन पीछे छूट गए, अर्थात शीर्ष विभोजक के छूटे हुए भाग, पीछे छूटे हुए भाग, ठीक है, क्या कहलाएंगे? अंतर्वेशी विभोजक। ठीक है, ये शीर्ष विभोजक के छूटे हुए भाग हैं जो लंबाई में वृद्धि में सहायक हैं, जो लंबाई में वृद्धि के सहायक है। केवल लंबाई में वृद्धि करेंगे, क्या करेंगे? केवल लंबाई में वृद्धि करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनके बारे में फिर पढ़ेंगे अपन। इनकी लोकेशन कहाँ पाए जाएंगे? ये पत्तियों के आधार पर, ये पत्तियों के आधार पर घास होती है, पर्वों के आधार पर बांस के अंदर, या कभी कभी पर्व संधियों के नीचे स्थित होते हैं। अब बात यह आएगी कि पत्तियों के आधार पर घास के अंदर, एग्जाम्पल पत्तियों के आधार पर, पत्तियों के आधार भाग पर, पत्तियों के आधार भाग पर पाए जाएंगे आपको। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? घास। घास की पत्ती के आधार भाग पर नीचे की ओर पाए जाएंगे। दूसरा है पर्वों व पर्व संधियों, नोड व इंटरनोड, नोड व इंटरनोड। अब बांस आएगा, ठीक है, बांस का ये तो ये तो है परव और ये भी परव है, नोड है। ठीक है, इन दोनों नोडों को जोड़ने वाली, इन दोनों को नोडों को जोड़ने वाली यह है परव संधि, इंटरनोड, परव संधि, परव संधि। तो ये कहां पाए जाते हैं? ये कहां पाए जाएंगे? ये हमें देखना है। ये यहां पर पाए जाते हैं। हम देखा होगा बांस में, कभी बांस की लकड़ी को देखना, यहाँ पर जड़ें उग जाती हैं, ये नए प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। किसके अंदर? बांस के अंदर, बांस के अंदर। ठीक है, यहाँ जड़ें उगती हैं। दूसरी बात, पुदीना के अंदर पर्व संधियों पर आ जाएंगे। आपने देखा होगा पुदीने का जो पेड़ उगता है, पुदीने का ऐसे चलता है रेंगते हुए, ठीक है, अगल बगल में फैल जाता है, ज्यादा नहीं छोटा फैलेगा। तो ये इसके अंदर ये नोड हैं। अब ये जो इंटरनोड हैं, यहां से जड़ें निकलती है और पुदीना जमीन के अंदर जड़ों को, जड़ें यहां से एंट्री कर जाती है। ठीक है, नोड और प्रोनोड के बीच के अंदर जड़ें निकलती है। किसके अंदर? उसका एग्जाम्पल पुदीना, उसका एग्जाम्पल पुदीना। आप देखना, पुदीना की जो टहनी है उसको देखना आप, जो जड़ें हैं वो कभी बीच में लग जाएगा। आप पुदीने की एक उसके टहनी को तोड़ो और लगा दो, वो लग जाएगी, क्योंकि जो उसका इंटरनोड है उसके में जड़ें होती हैं और जड़ें वो जम जाएगी और नए प्लांट को वो पैदा करेगी, नए प्लांट का निर्माण करती हैं। तो पर्व संधियों पर एग्जाम्पल है पुदीना और पर्वों पर नोड का एग्जाम्पल है, नोड का एग्जाम्पल है घास, और पत्तियों के आधार भाग पर घास। ठीक है, नोड का एग्जाम्पल है बांस और इंटरनोड का एग्जाम्पल है पुदीना। ठीक है, और पत्तियों के आधार पर है घास एग्जाम्पल। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, ये कौन से हैं? अंतर्वेशी। कौन से हैं ये? अंतर्वेशी हैं ये।
ठीक है भाई, अंतरिक्ष विद्युतक हैं जो किसके भाग हैं, शीर्ष विद्युतक के भाग हैं, लंबाई वृद्धि करेंगे, उनके छूटे भाग हैं, उनके एग्जाम्पल दिए हैं, लंबाई बढ़ाएंगे, लंबाई को अंदर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, कुछ समय बाद इनकी विभाजनशीलता समाप्त हो जाती है और ये स्थायी उत्कों में बदल जाते हैं। पादपों में मूल, शीर्ष व स्तंभ की संरचना को समझाने के लिए जो अपन बाद आएगा अलग अलग आएंगे। कुछ समय के पश्चात इनमें विभाजनशीलता समाप्त हो जाती है, तो यह अस्थायी उत्तक हैं। अस्थायी उत्तक स्थायी उत्तकों में बदल जाते हैं। जो स्थायी उत्तक हैं वो अस्थायी उत्तकों का ही भाग हैं। कालांतर के अंदर वृद्धि करते करते उनकी विभाजनशीलता में कमी आ जाएगी। विभाजनशीलता में कमी आते ही वो क्या करेंगे, अपनी विभाजन क्षमता खो देंगे, ठीक, विभाजन रुक जाएगा, तो वो स्थायी उत्तक में बदल जाएंगे। अपन आगे नेक्स्ट देखते हैं कि इनको पादपों में मूल, शीर्ष व स्तंभ शीर्ष की संरचना समझाने के लिए अनेक बात दिए थे। ठीक है, बात तो बहुत हैं, लेकिन कुछ बात तो असत्य साबित हो गए। ठीक है, असत्य साबित हो गए, कुछ भी वो साबित नहीं कर सके। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एक आता है, जो सर्वाधिक वाद मान्य है उसी को अपन पढ़ते हैं। वाद तो बहुत दिए थे, वो सारे क्या असत्य हो गए, फेल हो गए, ऐसा पढ़ रहे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेगा तो आगे हो ही पड़ेगा, इसमें सर्वाधिक वाद कौन सा मान है, सर्वाधिक वाद कौन सा मान है। तो इसमें देख लेते हैं, हमने सारे नहीं लिखे हैं, जो मानवाद हैं वही लिखे हैं। तो अपना ये नहीं, नेक्स्ट आएगा चल के वादों के अंदर। वाद मीन्स जो कथन दिए हैं कि ऐसे इनकी मूल शीर्ष और स्तंभ शीर्ष की समझ समझाने के लिए, इसमें ऐसा होता है। ट्यूनिका कार्पसवाद, ये सिद्धांत किसने, सिमिर ने दिया है। सिद्धांत किसने दिया है, सिमिर ने दिया है। कार्पर कैपेवाद सिद्धांत, कार्पर कैपेवाद सिद्धांत स्वेप ने 1917 में दिया है। स्वेप ने, ये भी थोड़ा मान था, लेकिन सर्वाधिक मान कार्पर कैपेवाद है। ये कार्पर कैपेवाद है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। आप तो इसको ध्यान रखना। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, कार्पर कैपेवाद। कार्पर कैपेवाद। और दरअसल यदि ये ऑप्शन नहीं हो और ये आ जाए तो आप ये करिए ना। बाकी सर्वाधिक मान कौन सा है, कार्पर कैपेवाद। किसने दिया, स्वेप ने दिया 1917 में। तो सर्वाधिक मान सिद्धांत कौन सा है, कार्पर कैपेवाद। किसने दिया, स्वेप ने 1917 में। ठीक है भाई, तो अपने जो वो विभाजनशील जो उत्तक थे, अस्थायी उत्तक थे, वो कंप्लीट हो गए। अब पढ़ाएंगे स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, इनमें विभाजनशीलता, विभाजन होने की क्षमता या तो बहुत कम पाई जाएगी, नगण्य। ठीक है, या तो बहुत कम पाई जाएगी, अदरवाइज बिल्कुल पाई नहीं जाएगी, वो कहेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, तो अपन इसमें देखते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर कि इनमें विभाजन की क्षमता है, विभाजनशीलता है, वो स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो चुकी होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, स्थायी उत्तक। स्थायित्व, इसमें स्थायित्व प्राप्त होता है। इनकी कोशिकाएं जीवित भी हो सकती है और मृत भी हो सकती है, दोनों ही संभव है, दोनों ही संभव है। क्योंकि अपने पहले पिछले वाला पढ़ा दिया, कौन सा, अंतरिक्ष विद्युतक। ठीक है, उसकी भी धीरे धीरे विभाजनशीलता समाप्त हो रही थी और स्थायी उत्तक में बदल रहा था, लेकिन वो कैसा, जीवित था। वो क्या था, जीवित था। ठीक है भाई, अपन नेक्स्ट चलते हैं कि ये कितने प्रकार के हैं स्थायी उत्तक। इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। स्थायी उत्तक इन 3 प्रकार के हैं। सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू, ये समान कोशिकाओं के समूह होते हैं, जो मैं बताया था 3 प्रकार के थे। मृदुतक, मृदुतक भी 2 प्रकार के थे, हरित मृदुतक और वायु मृदुतक। पढ़ाया थे मैंने आपको, आज मैं बता रहा हूं आपके सामने मैटर आ रहा है। मृदुतक, मृदुतक, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। इस उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती, जीवित होती हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती हैं। ठीक है भाई, और ये नेक्स्ट अपन इसके बाद में चलेंगे और इसमें अपन क्या देखेंगे, इनकी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसके, मृदुतक की। किसकी, मृदुतक की। ठीक है, पैरेन्काइमा, इंग्लिश क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा। ठीक है, मैं इसके 2 प्रकार बताए थे, हरित मृदुतक और वायु मृदुतक। हरित मृदुतक हरा है तो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा और भोजन का निर्माण करेगा। ठीक है,
और वायु में ऊतक है, वायु भरी हुई है, ठीक है, तो फ्लोटिंग में सहायता करेगा, तैरने में सहायता करेगा, जैसे सिंगाड़ा तैरता है। अपन एक एक को देखते हैं। अब उसका ये निम्न दो प्रकार के हैं। पहला है हरित मृदुतक, क्लोरन गायमा, क्लोरन गायमा। ये इंग्लिश वर्जन थोड़े से मिस्टेक कर रखे, मैं आपको लिखवाते जा रहा हूं, ठीक है, इन्होंने सुधार नहीं किया। यह पौधे के हरे भागों में पाया जाता है, उत्तक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। दैट्स ऑल। आप ये देखना, हरित कैसा है, हरित, यहाँ क्लोरोफिल पाया जाएगा, हरित से क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल पाया जाएगा तो क्या करेगा, पीएस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। तो ये किसका भाग है, मृदुतक का एक भाग है, हरित मृदुतक, हरित मृदुतक। दूसरा भाग कौन सा है, ये देख लीजिए, दूसरा भाग अपना बताया मैंने आपको, वायु मृदुतक। कौन सा भाग है भाई, वायु मृदुतक। इसके अंदर वायु भरी रहेगी और वायु भरी होने के कारण ये फ्लोटिंग में काम आएगा। एरन कायमा, एरन कायमा, ये जलीय पादपों में पाए जाते हैं, बताया था मैंने आपको। यह पादप अंगों को प्लावकता, तैरने में सहायता प्रदान करता है। कौन, वायु तक या वायु मृदुतक या एरन कायमा या एरन कायमा। अब ताराकाय मृदुतक, ये केले के पर्णवंत व कई जलीय पदार्थों में पाए जाते हैं। केले का जो पर्णवंत होता है, ताराकाय, तारे के आकार का, ताराकाय मृदुतक, ठीक है, ये केले के पर्णवंत पर पाया जाएगा और कई जलीय पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। ये भी मैं मानता हूं, इसी का भाग मानता हूं, ठीक है। बस कहीं कहीं दे रखा है इस ताराकाय को, नहीं कहीं दो ही भाग दे रखे हैं, इसी का भाग है। ये भी तैरने में सहायता करता है, जलीय पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। और केले के पर्णवंत पर पाया जाता है, बस खाली केले के पर्णवंत पर। अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब पाया जाएगा दीर्घ मृदुतक, दीर्घ मृदुतक। ये द्विबीजपत्री पादपों की परिरंभ में पाए जाते हैं। ये घाव भरने के मदद में काम आते हैं। क्या भरते हैं, ये घाव भरते हैं। दीर्घ मृदुतक, दीर्घ मृदुतक, प्रोजन गायमा, प्रोजन गायमा, दीर्घ मृदुतक, ठीक है। उसके बाद अपन ए पाठ कर चुके, ये मृदुतक का पाठ चल रहा था। किसके भाग, मृदुतक के भाग। अपन चलेंगे स्थूल कोणोत्तक, स्थूल कोणोत्तक, कोलन गायमा, स्थूल कोणोत्तक। एक ऐसी कोशिका है, जीवित सेल है, वो जीवित भी हो सकती थी और मृत भी सेल हो सकती थी। कौन सी वाली, मृदुतक, कौन सी वाली, मृदुतक, ठीक है भाई। और ये स्थूल कोणोत्तक, कोलन गायमा जीवित सेल होती है। इनमें कभी कभी हरित लवक भी पाया जाता है। ये पादप अंगों को लचीली दृढ़ता प्रदान करती है, हवा के झोंकों से न टूटे। ये उत्तक क्या काम आया, पादपों की हवा के प्रतिरोध से बचाता है, पेड़ पौधों को टूटने से बचाता है, हवा के प्रतिरोध से, आने वाले हवा के झोंकों से, तूफान से पेड़ पौधों को टूटने से बचाता है, ठीक है। इसमें कभी कभी हरित लवक पाया जाएगा, तो इसका मतलब है ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करेंगे। कभी कभी बात हो रही है, कभी कभी पाया जाएगा, ठीक है। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम यह है कि स्थूल दृढ़ता प्रदान करते हैं। किनको, लचीले अंगों को। टहनियाँ ऐसे हिलती है, ठीक है, लेकिन टूटती नहीं, वहां पाया जाएगा स्थूल कोणोत्तक। टहनियाँ ऐसे आराम से झुक जाती है, पूरी झुक जाती है, लेकिन टूटती नहीं, वहां कौन सा पाया जाएगा, स्थूल कोणोत्तक पाया जाएगा, जो अंगों को लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है भाई। और इसमें कभी कभी क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, इसलिए ये भोजन का निर्माण भी कर देते हैं और फोटोसिंथेसिस करके भोजन का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट, जिससे पादपों में तरुण अंग वायु के झोंकों से नहीं टूट पाते। इसमें क्या है, लचीलापन प्रदान करता है, इसलिए जो पादपों के तरुण अंग हैं, जो नए अंग हैं, ठीक है, वो वायु के झोंकों से नहीं टूटेंगे, ठीक है। हम नोट डाल रखा है, ये उत्तक एक बीजपत्री व भूमिगत तनों व
मूलों में प्राय नहीं पाए जाते, ये ध्यान देना। यहां ये क्वेश्चन यहां से पूछा है, दोनों इंपोर्टेंट। एक बीजपत्री नहीं पाया जाएगा, भूमिगत तने सारे हैं, क्योंकि भूमिगत तनों कहां जरूरत पड़ रही है, वहां हवा कहां जाएगी। अब मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बीजपत्री तो ऊपर होते हैं, इसको तो आ सकता है। ये देखिए भूमिगत तने और मूलों जड़ें नीचे होती है, वहां कहां आ जाएगी, उनको कहां जरूरत पड़ रही लचीलेपन की, वहां हवा के झोंके कहां जाएंगे। तो ये तो निश्चित है, यहां तो आप देख कर ही मालूम कर लोगे कि सर भूमिगत तने मूल ही हो गई हो। तो जब भूमि के अंदर है, तना है, मानते हैं, तो अपन आगे पढ़ाएंगे कौन कौन तने हैं, कंद प्रकंद घनकंद पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। ये तो जो तना भूमि में चला गया, तो उसको कहां झोंके जरूरत पड़ती है, वो मूल ही कहलाएगा एक तरह से, ठीक है। और मूलों में नहीं पाया जाएगा। उसके बाद यहां से क्वेश्चन ये रहता है कि सर एक बीजपत्री पौधों में तो पाया जाना चाहिए, ये यहां से क्वेश्चन आपको उठाएगा कि ये किस में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण, टमाटर, धतूरा, मूली, सूर्यमुखी, कुकुरबिटा व सालिया प्लांट होता है इनमें ये अक्षर। टमाटर, धतूरा खूब वो कर लो, बिल्कुल लचीला होता है, तरुण होता है, नहीं गिरता है। मूली, सूर्यमुखी, कुकुरबिटा, इनमें इसका एग्जाम्पल इसमें पाया जाता है। नोट, ये द्विबीजपत्री पौधों में प्राथमिक यांत्रिक उत्तक हैं। एक बीजपत्री तो पाया नहीं जा रहा, एक बीजपत्री तो एब्सेंट है, नहीं पाया जाएगा, लेकिन द्विबीजपत्री पौधों में प्राथमिक यांत्रिक उत्तक हैं। माइक्रो टिश्यू है, किसके अंदर है, द्विबीजपत्री के अंदर, ठीक है। यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, उसको झोंकों से विशेष सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। उनका प्राथमिक यांत्रिक उत्तक है, उन झोंकों से अकेला यही प्रदान, उनकी यही सहायता करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दृढ़ोत्तक। देखिए दृढ़ होगा ये, दृढ़ होगा ये। पहले तो क्या था, विभाजनशील था, ये दृढ़ नहीं था। तो दृढ़ हो गया, तो दृढ़ होता है, किसी का निश्चय तो बदलता नहीं है कभी भी हो, ठीक है। तो उसके जो निश्चय बदलने का जो प्लान था वो समाप्त हो गया, अर्थात इसकी विभाजन क्षमता समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। किसमें हो जाएगा, दृढ़ तक बदल जाएगा ये, ठीक है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाएगी, ठीक है। ये बहुवर्षीय पादपों के प्रौढ़ भागों में पाया जाएगा। बहुवर्षीय पादप है, दृढ़ता आई है धीरे धीरे। बहुवर्षीय, एक वर्ष में क्या दृढ़ता आएगी नहीं, बहुवर्षीय पादप है, अनेक साल नीम वगैरह होते हैं, पीपल वगैरह होते हैं, बहुवर्षीय पादप है, धीरे धीरे ये विभाजन करता है दृढ़ तक, ठीक है। लेकिन कालांतर के अंदर 1 साल 2 साल के पश्चात में इसकी जो विभाजन क्षमता वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहाँ पाया जाएगा, केवल और केवल बहुवर्षीय पादपों के कौन से भागों में, प्रौढ़ भाग, पुराने भागों में, प्रौढ़ भागों में पाया जाएगा, ठीक है। जो कच्ची कलिकाएं हैं, ठीक है, तरुण भाग हैं, तरुण भाग में नहीं पाया जाएगा, केवल प्रौढ़ भाग में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, केवल प्रौढ़ भाग में पाया जाएगा, और बहुवर्षीय पादपों के केवल प्रौढ़ भाग में पाया जाता है, ठीक है। कार्य इसके दृढ़ तक के, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, दृढ़ तक था ही, दृढ़ता प्रदान करेगा। बीजों व फलों में आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करना। फल होता है, फल के चारों तरफ ये दृढ़ता प्रदान, जो जिसको अपन बोलते हैं बाह्य आवरण, वो कठोर होता है, दृढ़ तक है, ठीक है। अंदर जो भी है, मान लीजिए गुणपोष है, ये एंडोस्पर्म जो खाने योग्य भाग है, उसको सहायता प्रदान करेगा, उसको नष्ट नहीं होने देगा, ठीक है। बीज जो अंकुरित नहीं हुआ है, ठीक है, बीज जो अंकुरित नहीं हुआ है, ठीक है, उसके पूरे, उसके चारों तरफ खोल पाया जाता है, बीज चोल बोलते हैं। बीज चोल दृढ़ तक है। बीज चोल क्या है, दृढ़ तक है, जो उसके आंतरिक भागों की रक्षा करता है, उनको सहारा प्रदान करता है, उनको नष्ट होने से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, तीसरा कार्य, ये वायु के वेग तथा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, पहला ही आ रहा है। जब तरुणता हो गई, दृढ़ तक हो गया, ये आंतरिक सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है, तो वायु के वेग से नहीं टूटने देगा पेड़ को, और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का आकर्षण के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इतना गुरुत्वाकर्षण होता भी नहीं है, तो मेन तब मान कर वायु के वेग को जब ये संतुलित करता है तो गुरुत्वाकर्षण करेगा ही, ठीक है भाई। नेक्स्ट अब आएंगे अपने
सेकंड बात जटिल उत्तक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल उत्तक। दो प्रकार बताया था जटिल उत्तक आपको, जाइलम और फ्लोएम। यहां से क्वेश्चन उठता है, जाइलम और फ्लोएम। जटिल उत्तक में कौन कौन से आएंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो इसका नाम तो आप इस नाम को देखना मत ना, आप तो जाइलम ऐसे लिख लेना, जाइलम। इसके जो नाम हैं ये पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आया है कि जाइलम का अन्य नाम है हेड्रोम। जाइलम का अन्य नाम है कौन सा है, हेड्रोम। जाइलम का कौन सा नाम है, अन्य नाम है हेड्रोम। ठीक है, ये पूछता है। तो जाइलम का अन्य नाम है हेड्रोम, फ्लोएम का अन्य नाम है लेप्टोम। ये क्वेश्चन पूछता है यहां से, और यहां से क्वेश्चन अक्सरली पूछा जा रहा है। ठीक है, जाइलम क्या कार्य करता है, जाइलम जल और खनिज लवणों को ऊपर पहुंचाता है, फ्लोएम बने भोजन को तने व अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये इसके भाग है। मूल द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न अंगभागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट देखिए, ये पादपों को यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करते हैं। परमानेंट टिश्यू है, जटिल उत्तक है, जटिलता आ गई तो क्या करेंगे, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करें, निश्चित है। नेक्स्ट, यह निम्न 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन सा, जाइलम भी 4 कोशिकाओं से बना होता है, फ्लोएम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन क्या बनता है, निम्न में से जाइलम उत्तक का भाग नहीं है, निम्न में से फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है, इसलिए हमें याद करनी पड़ती है। निम्न में से जाइलम उत्तक का क्या पढ़ रहे हैं, जाइलम पढ़ रहे हैं ना, जाइलम उत्तक का भाग नहीं है। उनमें से आपको 4 ऑप्शन देगा। देखिए, वाहिनिकाएं, ट्रैक्योड्स, वाहिकाएं, वेसल्स, ये निर्जीव हैं, ये मृत व जीव द्रव विहीन होती है। अनावर्त बीजी व टाइडोफाइट्स में वाहिकाएं नहीं पाई जाती। अनावर्त बीजी में और टाइडोफाइट्स में वाहिकाएं एब्सेंट रहती है, वाहिकाएं एब्सेंट रहती है, वाहिकाएं एब्सेंट रहती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, यह संवहन के अतिरिक्त यांत्रिक बल प्रदान करेगा। इसको तो आप याद ही कर लो, आप सारे करेंगे, आप सारे करेंगे, छोड़कर पहले वाले को। दृढ़ता आ गई ना, अब सारे यांत्रिक बल प्रदान करेंगे, यांत्रिक प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे और उनको सहायता प्रदान करेंगे, हवा के झोंकों से बचाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिरोध करेंगे। तीसरा है कास्ट मृदुतक या जाइलम मृदुतक, और चौथा है जाइलम रेसे या कास्ट रेसे, फाइबर के रूप में होते हैं, जाइलम रेसे या कास्ट रेसे। ठीक है, तो आपको ये याद करने हैं वाहिकाएं, वाहिनिकाएं। पहला है वाहिकाएं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं कर लेना, वाहिनिकाएं अलग अलग भाई, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं। नंबर तीसरा है, आप तो ये करो जाइलम को ले रहे तो जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक, और चौथा भाग है जाइलम रेसे, जाइलम फाइबर, जाइलम रेसे, जाइलम फाइबर। 1 2 3 4 वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेसे। ठीक है, लेकिन ध्यान देना ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं, अनावर्त बीजी व टाइडोफाइट्स में वाहिकाएं नहीं पाई जाएगी, वाहिकाएं ट्रैक्योड्स नहीं पाई जाएगी, बाकी तो पाए जाएंगे सभी के अंदर। अपना नेक्स्ट आता है फ्लोएम, नेक्स्ट अपना आता है फ्लोएम, इसे क्या कहते हैं, लेप्टोम। क्या कहते हैं, लेप्टोम। उसका बोलते हैं हैंड्रोम, उसका बोलते हैं हैंड्रोम, इसको बोलते हैं लेप्टोम। ये दोनों याद करने हैं, कार्य आप बता ही दी मैंने,
यह तरल कार्बनिक पदार्थों बड़े गए भोजन को, बनाए हुए भोजन, कार्बनिक पदार्थ भोजन होता है, कार्बनिक पदार्थ भोजन होता है। यह तरल कार्बनिक पदार्थ या खाद्य पदार्थ का संवहन करता है। इस ऊतक को बास्ट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बास्ट। और इसमें बास्ट रेशे पाए जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, इसमें बास्ट रेशे पाए जाएंगे। इसमें भी 4 प्रकार की सेल पाई जाएगी, मैंने बताया था आपको उसी प्रकार की। इसमें बास्ट रेशे पाए जाएंगे, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे, और बाकी वो दोनों चेंज जाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इससे क्या कहते हैं, लैप्टोम। एक क्वेश्चन कहते हैं क्या करता है, तरल कार्बनिक पदार्थों या खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। तीसरा क्वेश्चन, इसे क्या कहते हैं, बास्ट रेशे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बास्ट रेशे भी कहते हैं। अब अगला जो अपना आएगा वो कौन कौन सा आएगा, ये दिख लीजिए। इसके निम्न 4 जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, इसको अपन देख रहे हैं। पहली है चालनी नलिकाएं। परिपक्व चालनी नलिकाओं कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। मैं बताया था आपको, परिपक्व, आप तो छोड़ो इसको, परिपक्व को चालनी नलिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित पाया जाता है, नहीं पाया जाता। ठीक है। स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। चालनी नलिकाओं तरुण के अंदर कई बार ये मिला है, तरुण इसलिए परिपक्व दे दिया, में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। मैंने आपको अपवाद बताया था, ऊंट व लांबा। मैंने आपको अपवाद बताया था, ऊंट व लांबा स्तनधारी है कि आरबीसी में, ये भी स्तनधारी अपवाद है, ये में केंद्रक पाया जाएगा, ठीक भाई। तो अपन यहाँ से चलते हैं, जो अनावर्त बीजी पेटाइडोफाइट्स में चालनी नलिका अनुपस्थित होती है, इनके स्थान पर चालनी कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, सहकोशिका, कॉम्पेलियन सेल, सहकोशिका, कॉम्पेलियन सेल, सहकोशिका। इनमें कोशिका भित्ति पतली व सेलुलोज की बनी होती है, जिससे केंद्रक बड़ा होता है, और जो सेल वाल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है। और केंद्रक होता है, बड़ा होता है। सहकोशिका अनावर्त बीजी व टाइडोफाइट्स वर्ग में नहीं पाई जाती, इनके स्थान पर एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आएगा, एल्ब्यूमिनस कोशिका कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में। कहाँ पाई जाएगी, फ्लोएम में। किसके स्थान पाई जाती है, सहकोशिका के स्थान पर पाई जाती है। ठीक है। किसमें, अनावर्त बीजी पादपों टाइडोफाइट्स में। अनावर्त बीजी थोड़ा गहराई क्वेश्चन है, आपके जनरल साइंस का नहीं है। अनावर्त बीजी व टाइडोफाइट्स वर्ग के में सहकोशिका स्थान पर पाई जाती है एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं। नेक्स्ट बनाते हैं, फ्लोएम मर्दुतक। तीसरा भाग कौन सा आ गया, 4 भाग हैं उसके भी 4 भाग थे। कौन कौन से थे, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मर्दुतक और जाइलम रेशे। किसके 4 भाग थे, जाइलम के। पहला था वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मर्दुतक और जाइलम रेशे। ठीक है। इसके अपना तीसरा भाग कौन सा है, फ्लोएम मर्दुतक। पहला चालनी नलिकाएं, दूसरा सहकोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं। तीसरा है फ्लोएम मर्दुतक। ठीक है। फ्लोएम पैनगायमा
पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये जीवित मृदुत की कोशिकाएं होती हैं, जीवित है, कैसी है, मृदुतक है, जीवित सेल्स होती हैं। अब चौथी है, वहां था जाइलम रेसे, यहाँ फ्लोएम रेसे, जहाँ रेसे हैं वो मृत आएंगे, वहां मृत है, यहाँ मृत है, ये मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। फ्लोएम उत्तक में एकमात्र मृत कोशिकाएं उपस्थित होती है, फ्लोएम उत्तक में एकमात्र मृत कोशिकाएं उपस्थित होती है, इन्हें क्या कहते हैं, बास्ट रेसे कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बास्ट रेसे कहते हैं। ठीक है भाई, बास्ट रेसे कहते हैं। नेक्स्ट अपन चलेंगे आगे, विशिष्ट उत्तक, स्पेसिफिक टिश्यू, विशिष्ट उत्तक, विशिष्ट उत्तक, इनमें अधिकतर श्रावक होते हैं जो बाहर स्राव निकालते रहते हैं, गोंद निकालेंगे। अपन देखा होगा पेड़ पौधे बाहर अपने जो स्टेम है, तना है, उससे उसके जगह जगह पर गोंद निकालते हैं, वो स्रावी पदार्थ उनका, वो स्रावी पदार्थ है। कई पेड़ पौधे यदि अपन चीरा लगा दें स्टेम के ऊपर तो दूध बाहर निकलता है लेटेक्स के रूप में, छीर के रूप में। ठीक है, तो ये क्या है, स्रावी है। ये विशिष्ट जो उत्तक हैं ये स्रावी होते हैं, सीक्रेशन करते रहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के हैं, मैं बताया था, रबड़ छीर या लेटेक्स दर, रबड़ छीर या लेटेक्स दर। ठीक है, केले के रबड़ छीर में टैनिन पाया जाता है, ध्यान दीजिए, और पपीता में पेपेन। केले का जो दूध है, रबड़ छीर है, आप देखना केले में व्हाइट व्हाइट सा जो लिक्विड निकलता है वो रबड़ है, रबड़ छीर है वो। ठीक है, रबड़ छीर है, उसमें क्या पाया जाएगा, टैनिन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, टैनिन। पपीता में आप देखना दूध सा निकलता है व्हाइट, उसमें पेपेन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, पेपेन। यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दोनों एंजाइम है, दोनों ही एंजाइम हैं, दोनों ही क्या है, एंजाइम हैं। तो केले में पाया जाएगा टैनिन और पपीता में पाया जाएगा पेपेन नामक एंजाइम। ठीक है, तो ये रबड़ छीर या लेटेक्स दर उत्तक, लेटेक्स या दूध होता है इनके अंदर भरा हुआ। ठीक है, और आपने देखा होगा लगभग दूध का रंग तो सफेद ही होता है, तो इसके अंदर जो लेटेक्स है, रबड़ छीर आएगा, वो सारे कैसे हैं, सफेद ही है, लेटेक्स दर। ठीक है भाई, तो केले के अंदर टैनिन और पपीता के अंदर पेपेन, पपीता के अंदर पेपेन। अपन नेक्स्ट चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट है ग्रंथिल उत्तक, ग्रंथियां पाई जाएगी, ग्रंथिल उत्तक, ग्रंथिल उत्तक निश्चित है। बाह्य ग्रंथि और आंतरिक ग्रंथियां, बाह्य कौन सी, आंतरिक कौन सी होगी, जो बाहर त्वचा पर लगी हो बाह्य ग्रंथि, बाहर दिखती हो अपन, आंतरिक ग्रंथि जो अंदर लगी हो। ठीक है, जो देख नहीं पाते अपन, बाह्य ग्रंथियां और आंतरिक ग्रंथियां, ये बाह्य त्वचा पर होती है। तंबाकू, प्लम्बो आदि में रोम गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं। आप देखा होगा, आप जैसे तंबाकू को आप टच करोगे ना तो आपके हाथों चारों तरफ चिपचिप पदार्थ लग जाएगा, चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, तंबाकू, प्लम्बो आदि में रोम गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। ठीक है, ये कैसी है, ये बाहरी ग्रंथियां हैं। आप तंबाकू टच करके देखना, ठीक है, आपके हाथे हैं, ये चिपचिपा पदार्थ स्रावित कारण चिपचिपाट आ जाएगा, आपको चिपचिपाट आ जाएगा। ठीक है, बिच्छू बूटी में जहरीला पदार्थ व कुछ मांसाहारी पौधों में रोम पाचक पदार्थ उत्पन्न करते हैं तथा मकरंद भी बाह्य ग्रंथि है जो मकरंद उत्पन्न करती हैं, मकरंद उत्पन्न करती हैं। ठीक है, मकरंद जो ग्रंथि है बाह्य ग्रंथि जो मकरंद उत्पन्न करती हैं, जो अपनी जो मधुमक्खियां होती है वो मकरंद उत्पन्न करती है, वो बाहर से इनके इकट्ठा कर लेती है, इनके बाह्य सारी बाह्य। बिच्छू बूटी में जहरीला पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, कुछ मांसाहारी पौधों में रोम पाचक पदार्थ होते हैं, वो मांसाहारी पौधे क्या करते हैं, उनका मुंह खुला होता है। ठीक है, या तो अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे, वो तो आंतरिक, लेकिन बाह्य में क्या करेंगे, उन मांसाहारी पौधों के चारों तरफ रोम पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, रोम। और यहां पर कोई भी आकर जंतु या छोटा कीट वगैरह जो
निम्न वर्ग के जंतु वो कीट वगैरह हैं वो आकर बैठते हैं, तो ये सारे पाचक रोम हैं, पाचन का कार्य करते हैं, पाचक रोम है। ठीक है, जैसे यहाँ आकर बैठेगा ना, ये सारे इसको जकड़ देंगे, उसको पचा देंगे, वो मर जाएगा। वो पचाने के पश्चात में क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में। तो नेक्स्ट चलेंगे आंतरिक ग्रंथियों में। ये तो अपनी होगी बाह्य ग्रंथियां। आंतरिक ग्रंथियां कौन कौन सी है, आंतरिक ग्रंथियां कौन कौन सी है, आंतरिक ग्रंथि देखें अपन, आंतरिक ग्रंथियां कौन कौन सी है। देखिए आंतरिक ग्रंथियां ये ऊतकों के अंदर होती है और ऊतकों के बाहर होती है। ऊतकों बाहर होने के कारण क्या कहलाएगी, आंतरिक ग्रंथियां कहलाएगी। ठीक है, तेल ग्रंथि नींबू है संतरा में, तेल ग्रंथि नींबू है संतरा में, अंदर होती है, अंदर होती है ग्रंथियां। ठीक है, रेजिन ग्रंथियां चीड़ के पेड़ में, रेजिन मीन गोंद, चीड़ के पेड़ में सारी आंतरिक ग्रंथियां हैं। गोंद ग्रंथियां जहां से गोंद निकलता है, रेजिन एक चमड़े के समान, एक रबड़ के समान संरचना से अपन रबड़ रेजिन बनाते हैं। आजकल रेगजिन जो अपन बोलते हैं, रेगजिन या रेजिन एक ही बात है। ठीक है, वो चीड़ के पौधे से अपन कुछ लेटेक्स प्राप्त करके उसका जो आंतरिक जो उत्पाद है उससे अपन बनाते हैं। गोंद ग्रंथियां एक्केसिया पौधे के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। वैसे तो गोंद लगभग अन्य पौधों में पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक एक्केसिया के पौधे में पाया जाएगा। टैनिन ग्रंथियां, टैनिन कैमेलिया पौधे के अंदर, ये आंतरिक ग्रंथियां, वो सारी बाह्य ग्रंथियां थी, ये आंतरिक ग्रंथियां। टैनिन ग्रंथियां किस पाई जाएगी, कैमेलिया के पौधे, आपको याद रखने भाई प्रत्येक। ये ग्रंथियां रेजिन, गोंद ग्रंथियां, टैनिन ग्रंथियां कैमेलिया पौधे के अंदर। म्यूसिलेज ग्रंथियां, म्यूसिलेज कहां पाई जाएगी, पान के अंदर। आप जब पान चबाते हो ना तो आपके जो मुंह की लार है उसमें म्यूकस ज्यादा बनती है, म्यूकस। ठीक है, सलाइवा बनती है, उसको घोल लेता है। ठीक है, आपने देखा होगा तो कई अपन भिंडी काटते हैं तो भिंडी की सब्जी काटते हैं तो भिंडी की सब्जी के अंदर भी आपने देखा होगा कि वो सलाइवा के रूप में, वो सलाइवा के रूप में बाहर होते हैं, तो अपने हाथों पर चिकनापन आ जाता है। हाथों पर क्या आ जाएगा, चिकनापन आ जाएगा। ठीक है, हाथों पर क्या आएगा, म्यूसिलेज, म्यूकस, म्यूसिलेज म्यूकस, म्यूकस एक लार के रूप में होता है, एक लार के रूप में होता है। और किस में पाया जाता है, पान में। अपन पान को चबाते हैं तो अपन मुंह के अंदर सलाइवा ज्यादा बनती है, वो जल्दी घूमता है। पान को आप घूमना चाहोगे ना तो इजीली अपना आप घूम जाएगा, सलाइवा अपना आप पैदा करता है। मुंह के अंदर सलाइवा होती है, लेकिन ये खुद में इसमें सलाइवा होती है, तो कम सलाइवा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये म्यूसिलेज ग्रंथियां पाई जाती है पान के अंदर। पान के पत्ते को अपन खाते हैं, पानी की। अपन अपना ये जो प्लांट टिश्यू है ये अपना अब समाप्त होता है। ठीक है, और हमारा ये रहेगी कि जो अपना साइटोलॉजी है, कोशिका विज्ञान है और टिश्यू है, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं। हम ये करेंगे कि इन दोनों क्वेश्चन के एक साथ लाइव डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ अपने अनेक क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ऑप्शन आएंगे, उसके अनुसार हम डिफाइन करते रहेंगे। और आप कोशिश करना जो हमारे वीडियो अपन डाल रहे हैं उन सभी वीडियो को, आप सभी को वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे वो उनको भी लाभ मिल सके। और जो अपन क्वेश्चन कराएंगे इन दोनों टॉपिकों के, ठीक है, जैसे खत्म होती है दोनों टॉपिक क्वेश्चन कराएंगे, एक एक का करा देंगे, नहीं दोनों को एक साथ ले लेंगे, दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं। उसके बाद आपको बताना है लाइव के अंदर कि सर इसका आंसर ये होगा। जिसने पढ़ा है, जो ये टॉपिक देख रहा है, ठीक है, वो तो लगभग आंसर दे देगा। ठीक है, और रही सर आपने क्वेश्चन पूछे 50, सर मेरे से हो पाए 40, वेरी गुड। लेकिन ये मत सोचना कि सर मेरे 40 हो पाए लेकिन सर मैं 50 नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, कोशिश करोगे तो और बढ़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रहेगा कि जो आपने जो टॉपिक पढ़े हैं, ये अपने वीडियो पढ़े हैं, ये कैसे पढ़े, डिपेंड इस पर करेगा। तो सारे क्वेश्चन होंगे, आंसर कहाँ होगा, इन वीडियो के अंदर ही है। ठीक है, आप उनको पढ़ोगे, आराम से डाल रखा है कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताया जा रहा है, बार बार लिखा हुआ भी है। ठीक है, उनको पढ़ के आंसर दोगे तो इजीली अपन आराम से कर जाते हैं और आपका मनोबल काफी बढ़ जाता है। आपका मनोबल काफी बढ़ जाता है, सर आपने 40 क्वेश्चन दिए, सर मैंने उसमें 30 कर दिए, तो बहुत बढ़िया है। आपका साइंस की तरफ से तो ये मांग चलिए कि सिलेक्शन हो रहा है। और आप जानते हैं साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं कि लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी बात पर मैं कहूँगा कि लाइक करें हमारे चैनल को, शेयर करें। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालें और अपन क्वेश्चन कराएंगे,
तब भी आप कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट हो जाता है, उस डाउट को कमेंट बॉक्स में डालें, जैसे अपन क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, वो फ्री माइंड से पढ़ें। साइंस को आप वो मतलब सर साइंस बहुत हार्ड है, साइंस बहुत ईजी है, लेकिन क्या आप पढ़ते नहीं है, पहले इसको कर लेते हैं कि बहुत हार्ड है। हार्ड मत सोचिए, बहुत ईजी है, ठीक है। अब बिल्कुल ईजी वे के अंदर अपन क्वेश्चन कराएंगे, जब आप बता देंगे ये क्वेश्चन अपने वहाँ से, क्वेश्चन वहाँ से है, वो जो क्वेश्चन अपन कराएंगे वो सारे एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है, आप बता देंगे कि ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन कब आया है, और अपने इसमें से नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना आज ये जो प्लांट टिश्यू है ये समाप्त होता है, और नेक्स्ट अपन कल देखते हैं एनिमल टिश्यू, जंतु तक, अपना जंतु तक कल कराएंगे, ठीक है। या जंतु तक कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन करेंगे, या फिर कल अपन इसका आंसर सेशन देखेंगे किसका, साइटोलॉजी का, कोशिका विज्ञान का, ठीक है भाई। आज अपन यही खत्म करते हैं, और फिर आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को जो पसंद आए तो शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। जय हिंद, जय भारत।